नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर महात्मा गांधी तक या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के किसी भी फ्रीडम फाइटर को आज के समय में क्रिटिसाइज करना लोगों के लिए आम बात हो गई है। आपने अक्सर सुना होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के एडबिना के साथ अफेयर थे और डॉक्टर अंबेडकर ने केवल दलितों के लिए काम किया है। इसके अलावा कुछ तो महानुभाव ये भी बोल देते हैं कि सावरकर वीर ही थे, विलन नहीं बल्कि हीरो थे, उनको भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। और न जाने ऐसे कितने तमाम एसएमएस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉरवर्ड किए जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के संघर्ष की एक ऐसी कहानी जिसे हर कोई बताना जरूरी नहीं समझता। मेरा दावा है कि यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप कभी भी किसी भी फ्रीडम फाइटर को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। यदि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, जिसका नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी रामजी सकपाल जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर थे, इनकी माता का नाम भीमाबाई होने की वजह से इनको भीम भी बोला जाता था। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे महान शख्स जो कभी खुद पढ़ने के लिए मोहताज थे, परंतु इन्होंने भारत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर तैयार किया। इनका जन्म महार कास्ट में होने की वजह से, जिसे दलित बोला जाता था, इसकी वजह से इनको स्कूल में पानी पीने तक का मौका नहीं मिला। और दलित होने की वजह से इनको कोई अपर कास्ट विद्यार्थी या तो हाथों पर पानी डालकर पिलाता था या फिर इनको प्यासा ही रहना पड़ता था। इनको कोई भी विद्यार्थी अपने साथ नहीं बिठाता था, जिस वजह से इनको अपने घर से बोरी लेकर जानी होती थी और स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना होता था। पानी पिलाने का ज़्यादातर काम चपरासी का हुआ करता था और जिस दिन स्कूल में चपरासी नहीं आता था उस दिन इनको प्यासा ही रहना पड़ता था। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1935-36 में लिखी बेटिंग खुराबीजा में इसका जिक्र भी किया है कि चपरासी नहीं तो पानी भी नहीं। रामजी सकपाल जब 1894 में रिटायर्ड हुए थे, इसके 2 साल बाद इनका पूरा परिवार सतारा चला गया। यहां से डॉक्टर अंबेडकर की जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि सतारा जाने के कुछ समय बाद इनकी मां का भी देहांत हो जाता है, जिस वजह से बाकी बच्चों की देखभाल इनकी मौसी के द्वारा करी जाती है। जिसके बाद रामजी सकपाल के 3 बेटे बचे थे, जिसमें अंबेडकर 14वीं संतान थे, क्योंकि बाकी बच्चे किसी न किसी बीमारी के कारण मर गए थे। शुरुआत में अंबेडकर जी का सरनेम सकपाल था, लेकिन इनके पिताजी ने स्कूल में अंबाड़ बेकर करवा दिया था, जो इनका पैतृक गांव कहलाता है। लेकिन एक मराठी शिक्षक ने इसे स्कूल के रिकॉर्ड में अंबेडकर कर दिया, जिस वजह से ये अंबेडकर कहलाने लगे। अगर अंबेडकर जी की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पूरी संविधान सभा में इनके बराबर की पढ़ाई लिखाई किसी ने नहीं करी थी। जब ये 1897 में मुंबई एल्फिंस्टन हाई सेकेंडरी स्कूल गए तो ये पहले ऐसे छात्र थे जो अनटचेबल थे। यहां तक कि इन्होंने स्कूल में तो अनटचेबिलिटी का सामना किया ही, लेकिन पूरी जिंदगी में भी अनटचेबिलिटी का सामना किया। 1906 में जब डॉक्टर अंबेडकर 15 साल के थे तो 9 वर्ष की लड़की रमाबाई से इनकी शादी करा दी गई। इतनी कम उम्र में शादी इसलिए करा दी गई क्योंकि उस वक्त भी बाल विवाह प्रचलन में था। इन्होंने एक लेख में यह भी कहा कि पूरी महार कास्ट में ये पहले ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने 4वीं कक्षा को पास किया था, जिस वजह से इनकी पूरे समाज को लगता था कि इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और पूरा समाज एक जश्न भी मनाना चाहता था। पूरे समाज ने एक जश्न मनाया जिसमें उनके ही समाज के एक मित्र दादा केलोस्कर ने इनको बुद्ध की जीवनी गिफ्ट करी थी। दोस्तों, अंबेडकर जी का पूरा परिवार गरीबी की चपेट में था, जिस वजह से इनके भाई को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मगर अंबेडकर जी ने यहाँ पर खूब मेहनत करी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से डिग्री हासिल करी। पढ़ाई का लेवल अच्छा होने के कारण संभाजी गायकवाड़ जो उस वक्त बड़ौदा रियासत के राजा हुआ करते थे, इनसे इनको 11.50 पाउंड की छात्रवृत्ति मिलती है, जो पीजी के लिए बनी थी। यदि 11.5 पाउंड की बात करें तो ये 1174.83 रुपए होता है। स्कॉलरशिप मिलते ही डॉक्टर अंबेडकर न्यूयॉर्क चले गए, जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये 1915 में इकोनॉमिक्स से एमए करते हैं। इसके बाद ये हिस्ट्री से भी एमए करते हैं। अभी भी नहीं रुकते हैं तो ये इकोनॉमिक्स से फिर पीएचडी भी करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी एजुकेशन का लेवल क्या रहा होगा। इंतजार करिए, अभी भी इन्होंने और भी बहुत कुछ किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1916 में बार एग्जाम के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। इसके बाद ये 1917 में भारत वापस आ गए, क्योंकि इनकी स्कॉलरशिप खत्म हो चुकी थी। अगर हम इस आधार पर अंबेडकर जी का विरोध करें कि वो हिंदू विरोधी थे, अगर वो हिंदू विरोधी थे तो वो उनके अपने निजी कारण भी हो सकते हैं। खैर, हम आगे ये भी समझेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और वो हिंदू विरोधी क्यों थे। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जब 1917 में भारत वापस लौट रहे थे तो इनकी जो किताबें थी वो दूसरे जहाज में रखी थी जो डूब गया था। किताबें डूबने के कारण इनको एक बार फिर लंदन जाने का मौका मिला थीसिस जमा कराने के लिए। थीसिस यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी की एक रिसर्च है जो पैसे की समस्या और समाधान पर आधारित थी, जिसे जमा करना था। दोस्तों, लंदन पहुंचने के बाद डॉक्टर
अंबेडकर जी ने 1921 में पहले ही अवसर में मास्टर डिग्री पूरी करी। इसके बाद 1923 में इन्होंने इकोनॉमिक्स से डीएससी करी यानी डॉक्टरेट ऑफ साइंस, और इसी वर्ष ये बैरिस्टर भी बने। जहां कभी डॉक्टर अंबेडकर जी को स्कूल में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, वहीं एक कलम की ताकत से संसद तक पहुंचे और भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। लेकिन दोस्तों कितनी शर्म की बात है कि जब डॉक्टर अंबेडकर मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ाने के लिए गए तो वहां के कॉलेज के अधिकारियों ने ही उनको पानी पीने के लिए जग साझा नहीं किया। हालांकि इस कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रहा। 1950 से पहले शेड्यूल ट्राइब को कुछ बेसिक अधिकार मिले। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक और समानता जनता जैसी पत्रिकाओं की शुरुआत भी करी थी। लेकिन दलितों को जब पब्लिक प्लेस यानी तालाब, कुआं आदि से पानी पीने का अधिकार नहीं था तो इन्होंने और इनके कुछ अनुयायियों ने 1927 में महान सत्याग्रह किया, जिसमें ये एक तालाब से पानी पीने का निश्चय करते हैं। तालाब से पानी पीते हैं तो कुछ अपर कास्ट हिंदू भड़क जाते हैं और उस तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें दूध दही जैसी चीजें डालते हैं। 1927 में ही अंबेडकर व उनके कुछ साथियों के द्वारा 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जलाया जाता है। जिस दिन मनुस्मृति जलाई गई उस दिन मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मनुस्मृति की बात करें तो ये बहुत ही पुराना हिंदू ग्रंथ है जिसमें जातियों के नियम बताए गए हैं, परंतु इसमें दलितों और महिलाओं के कुछ बेसिक अधिकारों को नहीं बताया गया है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू होते हुए भी इन्होंने इतने बड़े हिंदू ग्रंथ को क्यों जलाया? तो ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ उनके ही धर्म के कुछ लोगों के द्वारा, या फिर यूं कहें कि कुछ धर्म के ठेकेदारों के द्वारा उनको मंदिर जाने से रोका जाता है, और दूसरी तरफ वे पब्लिक प्लेस से पानी भी नहीं पी सकते। तो ये कारण भी हो सकता है जिस वजह से वो हिंदू विरोधी बने और वो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। दोस्तों 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर व ईरोड बैंक का टप्पर रामास्वामी का समर्थन तो था, परंतु इसमें इनके अलावा एक भी भारतीय नहीं था, केवल अंग्रेज अधिकारी थे। जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका जमकर विरोध किया। यहां तक कि भारतीय राष्ट्रवादी महान व्यक्तित्व के धनी लाला लाजपत राय ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने डंडे बरसा दिए और 18 दिन बाद लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन भारतीय संवैधानिक सुधारों की जांच करने के लिए और भारत में संविधान किस तरीके से बनाया जाए इसका सुझाव देने के लिए आया था, परंतु इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिस वजह से इसका जमकर विरोध हुआ। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने 90 दिन की गहन तैयारी करी और कालाराम सत्याग्रह किया, जिसमें वे 5000 लोगों के साथ कालाराम मंदिर में पहली बार भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां के ब्राह्मण अधिकारियों के द्वारा मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। जब 1932 में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार बनाया जिसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बना, जो गांधी जी को कतई पसंद नहीं था, क्योंकि गांधी जी को डर था कि अगर दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बना तो हिंदू समुदाय बढ़ सकता है। सांप्रदायिक पुरस्कार वही पुरस्कार है जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनल्ड ने बनाया था। दोस्तों इस वक्त गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे, तो इन्होंने जेल के दौरान ही इसका विरोध किया और भोजन त्याग दिया, क्योंकि गांधी जी को दलितों के साथ अन्य 11 समुदायों का अलग निर्वाचक मंडल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गांधी जी के 6 दिन के कठिन संघर्ष के बाद अंबेडकर जी के साथ इनका समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कम्युनल अवार्ड से मिली 71 आरक्षित सीटों की संख्या 148 करवा ली और साथ ही सरकारी नौकरियों में दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी को जीवन दान तो दे दिया, मगर वो इससे सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं थे। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि गांधी जी के इस विरोध से अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से उन्हें दूर किया जा रहा है। यहाँ पर दलित शब्द का इस्तेमाल हिंदुओं के बीच अनटचेबल लोगों के लिए था, जो बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए 1950 में एससी और एसटी में कन्वर्ट किया गया। दोस्तों पूरे भारतीय संविधान में कहीं पर भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और फिर 2008 में नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन ने भी पूरे भारतीय राज्यों को निर्देश दिए थे कि कोई भी राज्य अपने ऑफिशियल दस्तावेज में दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। 15 मई 1936 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करके एक बुक लॉन्च करी, जिसका अर्थ होता है जाति प्रथा का विनाश। इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस समय की जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया और धार्मिक नेताओं का भी विरोध किया, जो उस वक्त के रूढ़िवादी नेता हुआ करते थे। 1955 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया कि गांधी जी ने उनका कभी विरोध तो नहीं किया, परंतु गांधी जी ने दोहरी भूमिका निभाई, क्योंकि अंग्रेजी अखबार में गांधी जी ने स्वयं को जाति व्यवस्था का विरोधी
विरोधी बताया और एक गुजराती अखबार में गांधी जी ने स्वयं को जाति व्यवस्था का समर्थक बताया। अक्टूबर 1935 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने नासिक के कॉन्फ्रेंस में हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी। शुरुआत में ये सिख धर्म अपनाना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से ये सिख धर्म में ना जा सके। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और 1935 में ही लंबी बीमारी के चलते इनकी पहली पत्नी रमाबाई का अचानक देहांत हो जाता है, जिस वजह से ये अकेले पड़ गए। और 1940 के लास्ट में जब संविधान सलाहकारों के साथ इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया तो ये और ज्यादा बीमार रहने लगे, क्योंकि दुनिया भर के देशों का संविधान का एनालाइज करना कोई छोटी बात नहीं हो सकती। 1948 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने दूसरी शादी सविता अंबेडकर जी से करी, जो उनकी काफी देखभाल करती हैं। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को अंबेडकर जी के द्वारा उनके साथियों के द्वारा संविधान को बनाकर तैयार कर दिया जाता है, जिसके बाद राजनीतिक मुद्दों से परेशान होकर डॉक्टर अंबेडकर जी की तबीयत भी काफी बिगड़ने लगी और फाइनली 6 दिसंबर 1956 को भी इनका अचानक देहांत हो जाता है। आई होप इतिहास की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।